उपस्थित इस विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति, जिनके स्नेह के कारण आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, प्रोफेसर योगेश सिंह जी, प्रो वाइस चांसलर्स दोनों, कुल सचिव, अन्य आचार्यगण यहाँ पर और भारत माता के प्यारे सपूतों, बहनों और भाइयों, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मेरे विवाह की बात की तो बहुत लोगों ने ताली बजाई। मैं ध्यान से देख रहा था कौन कौन ताली बजा रहा है, पकड़ूंगा उसको जो ताली बजा रहा था। एपीजे अब्दुल कलाम साहब को एक बार एक पत्रकार ने पूछा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने शादी क्यों नहीं की, जीवन भर अविवाहित रहे। ऐसा लोग कहते कि अविवाहित लोग ही ज्यादा कुछ काम कर पाते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम को पूछा कि आपने विवाह क्यों नहीं किया, तो उन्होंने उत्तर दिया कि समय ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला, काम करने में इतना व्यस्त रहा कि शादी के लिए समय ही नहीं मिला। मेरा ऐसा नहीं हुआ, मैंने अपने जीवन में बहुत पहले कुछ निर्णय किए हैं। 5वीं 6ठी में एक निर्णय किया, क्या करना है तब पता नहीं था, लेकिन क्या नहीं करना पता चल गया था। तो 5वीं 6ठी में मैंने निर्णय लिया कि नौकरी नहीं करूंगा, गुलामी नहीं करूंगा किसी की, तो पढ़ाई ऐसी करूंगा कि जिस पढ़ाई में नौकरी ना करनी पड़े। और इसलिए 12वीं तक विज्ञान का विद्यार्थी था, साइंस पढ़ा, उसके बावजूद 12वीं में मस्ती करी, अच्छे अंक नहीं आए। उस समय एंट्रेंस एग्जाम नहीं होती थी, माता पिता की इच्छा थी कि डॉक्टर बनूं, लेकिन मुझे ऐसे अंक नहीं आए कि डॉक्टरी में मुझे प्रवेश मिले। तो मैंने कहा कि दूसरा जो चुनना है वो विषय ऐसा ही चुनूंगा कि जिस विषय से मुझे नौकरी न करनी पड़े, इसलिए एलएलबी किया। बहुत सीधी सी बात, जीवन में क्या नहीं करना बहुत पहले तय हो गया था, और उसी में से दूसरा निर्णय, पहला हुआ नौकरी नहीं करना, और दूसरा सोचा समझा हुआ निर्णय जीवन में कि विवाह नहीं करना। सो इट इज नॉट एन एक्सीडेंट, या समय नहीं मिला इसलिए शादी की नहीं की, ऐसा नहीं। शादी नहीं करना है, तय करके शादी नहीं की। उसके क्यों पे अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि विषय मेरे बारे में बोलने का नहीं है। वास्तविकता में विषय आपके बारे में बोलने का है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब योगेश सिंह जी ने तुलना करते हुए कहा कि जब आईआईटी वाले मोटिवेट होते हैं तो डीटी वाले तो होंगे ही। मैं इस बात से पूर्ण सहमत इसलिए हूं क्योंकि मैं आईआईटी वालों के साथ में बहुत संपर्क रहा है, और उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि भले ही एंट्रेंस एग्जाम में वो अव्वल आए हो, वो देश की सर्वोच्च प्रतिभा है, ऐसा मेरा अनुभव नहीं। मैं उदाहरण बताता हूं। आज इसरो इतना चमत्कार कर रहा है, सबसे कम समय में, सबसे कम खर्चे में हमने मंगलयान भेज दिया। एक यान से 104 उपग्रह छोड़ दिए, जो दुनिया में बहुत कम देश कर पाए। नहीं, कोई नहीं कर पाया, पहली बार भारत ने किया। मुझे बताइए, इसरो में कितने आईआईटी वाले जाते हैं? नहीं जाते। आईआईटी वाले तो ज्यादातर विदेश जाते हैं, फिर कुछ बच जाए तो विदेशी कंपनियों में गुलामी करते हैं, नौकरी करते हैं। फिर उसके बाद में इतना 40-40 लाख रुपए देश का एक एक विद्यार्थी पर खर्च करने के बाद में उस डिग्री का और उस टेक्नोलॉजी के अध्ययन का कोई उपयोग किए बिना आईएएस की परीक्षा देते, यूपीएससी, या ढेरों यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आईआईटी करने के बाद में। और चूंकि प्रतिष्ठा है उसकी, इसलिए जाते हैं। नौकरी, गुलामी की प्रतिष्ठा जिस देश में हो जाए वो देश स्वतंत्र कैसे हो सकता है? जिस देश में नौकरी प्रतिष्ठित हो जाए, मैं आपके सामने प्रश्न छोड़ रहा हूं, जिस देश में नौकरी प्रतिष्ठित है। तुलसीदास जी लिख करके गए, इस देश की जीवन दृष्टि क्या थी। आज हम जीवन दृष्टि पर बात करने के लिए यहां पर एकत्रित हुए। इस देश की वैज्ञानिक जीवन दृष्टि देखिए, तुलसीदास जी लिख करके गए, उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार, अधम चाकरी, भीख मरण समान, आजीविका के 4 साधन। उन्होंने कहा उत्तम कृषि। क्यों कहा उत्तम कृषि? क्योंकि प्रोडक्शन केवल किसान ही करता है। एक बीज बो करके उस एक बीज से हजारों बीजों वाली बाली का उत्पादन 1 के 1000 करने का काम केवल और केवल किसान करता है। बाकी सारे तो उसका कन्वर्शन करते हैं। बाकी सारा जितना प्रोडक्शन के नाम पर होता है वो तो केवल किसान ने उत्पादित किए हुए चीजों का रूपांतरण करके उसको मार्केटेबल बना करके बेचना होता है।
वास्तविकता में देने का काम, उत्पादन करने का, कंट्रीब्यूशन करने का, कुछ बढ़ाने का काम तो केवल किसान करता है। इसलिए कहा उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार, फिर उसका ट्रेडिंग करता है वो मध्यम, अधम चाकरी। और आज क्या हो गया, आज पैकेज, नौकरी, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। मैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाता हूं और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के संस्था चालक और डायरेक्टर और ये सब लोग मुझे बताते हैं, हमारे कॉलेज में से इतने बच्चों का प्लेसमेंट हो गया, इतने वहां चले गए, इतने वहां चले गए। मैं उनको पूछता हूं, इतने सारे नौकर तो पैदा कर दिए, इंजीनियर कितने पैदा किए? किसने नया इंजन बनाया? किसने कुछ नई तकनीक बनाई? किसने नया पेटेंट लिया? किसने नया इनोवेशन किया? किसने नया जुगाड़ किया? बिना पढ़ा लिखा किसान जुगाड़ कर लेता है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद यदि इंजीनियर जुगाड़ नहीं कर सके तो वो इंजीनियर है क्या? इसलिए नौकरी को प्रतिष्ठा मिल गई, इसलिए देश स्वतंत्र नहीं हुआ। मैकॉले यही करना चाहता था, उसने लिखा है अपने पिता को कि नौकरी की प्रतिष्ठा बढ़ाऊंगा मैं, नौकर पैदा करने वाली शिक्षा इस देश में मैं दूंगा। और वो सफल रहा, आज भी है। आज भी मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों के क्या सपने हैं, लेकिन आप अपने आप के अंदर जाकर के अपने आप को पूछिए कि अपने जीवन का स्वप्न क्या है। इसलिए बेस्ट ब्रेन इसरो में नहीं जा रहा है, टॉप प्रतिभा इसरो में नहीं जा रही, और फिर भी इसरो चमत्कार कर रहा है। तो फिर उसको टॉप प्रतिभा कहे, या जो इसरो में जा रहे हैं चौथे या पांचवें नंबर के, उनको टॉप प्रतिभा कहे? प्रतिभा किसकी है? जो किसी दूसरे की नौकरी करके और वहां पर कुछ बताया जाए वो कर रहा है। टुकड़ों में करना पड़ता है। जो आपके आईटी में मित्र, आपके सीनियर्स गए होंगे तो उनको पूछना, कोई कंपनी उनको पूरा प्रोग्रामिंग नहीं देती है, टुकड़ा देती है। पूरा दे देंगे तो अपनी अमेजॉन में से निकल के तो फ्लिपकार्ट खोला ना, खुद का खोल लेंगे। इसलिए कोई कंपनी किसी नौकर को पूरी जानकारी नहीं देती है, टुकड़ों में काम करने को तैयार है, रिपीटेटिवली वही काम करने को तैयार है। आधे से ज्यादा लोगों को इसलिए जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होता, 35 की उम्र में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज हो जाता है, बाल उड़ जाते हैं। जितने सीईओ के आप, जितने गूगल और फेसबुक के सीईओ देखोगे ना, सब टकले देखोगे। और उसका कारण ये है, उसका कारण ये है कि जीवन में संतोष नहीं है, अंदर से कोई मिल नहीं रहा जो करने के लिए आए थे। इसलिए मैं आपके सामने कुछ प्रश्न छोड़ने के लिए आया हूं। वैज्ञानिक जीवन दृष्टि, मैं बहुत ज्यादा विज्ञान के बारे में बोलने के लिए नहीं आया, वो भी मैं बोल सकता हूं, क्योंकि विज्ञान के नाम पर हम क्या कर रहे हैं ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हम कह रहे हैं कि बहुत वैज्ञानिक प्रगति कर ली, बहुत वैज्ञानिक प्रगति कर ली, लेकिन क्या हमने वैज्ञानिक प्रगति की है या तकनीकी प्रगति की है? साइंस और टेक्नोलॉजी में आप डिफरेंशिएट करते हैं या नहीं करते? आज आप सबके हाथ में मोबाइल है। ये मोबाइल साइंस है कि टेक्नोलॉजी है? और इसके साइंस की खोज तो 19वीं शताब्दी के अंत में हो गई थी, जब जगदीश चंद्र बसु ने रेडियो वेव्स की खोज की थी। दैट इज द साइंस वायरलेस कम्युनिकेशन का। चाहे मार्कोनी का नाम ले लो, चाहे जगदीश चंद्र बसु का नाम ले लो। आज दुनिया मानती है कि जगदीश चंद्र बसु ने मार्कोनी से 2 साल पहले वो खोज कर ली थी। उस समय षड्यंत्रों के कारण नाम, पेटेंट मार्कोनी के नाम हो गया। ये आज दुनिया मानती है, मैं नहीं। आप अभी गूगल करोगे, विकिपीडिया पे जाओगे तो आपको ये सत्य मिल जाएगा। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में वायरलेस कम्युनिकेशन की खोज हुई। उसके आगे कहां बढ़े? टेक्नोलॉजी में बढ़ गए। उस वायरलेस कम्युनिकेशन के विविध डिवाइस हमने बना लिए, लेकिन साइंस कहां आगे बढ़ा? उसी जगदीश चंद्र बसु ने यह सिद्ध किया कि वनस्पति में जीवन होता है, वनस्पति में प्राण होता है। आप साइंस के विद्यार्थी, आपने कभी अपने आप से मन में प्रश्न पूछा, ये तो फिजिक्स का आदमी था, इसने ये बॉटनी की खोज कैसे कर दी? फिजिक्स का व्यक्ति होते हुए बॉटनी की खोज कैसे कर दी, ये प्रश्न कभी पूछा? आज टेक्नोलॉजी में सुपर पावर के रूप में जिस कंपनी का नाम लिया जाता है, और जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी में भी दुनिया में सबसे आगे, वो टेस्ला कंपनी, उसका जो फाउंडर है निकोला टेस्ला, उसका जीवनी कभी पढ़िए तो वो निकोला टेस्ला की जीवनी में आपको पता चलेगा कि जगदीश चंद्र बसु जो काम कर रहे थे वही काम निकोला टेस्ला करना चाह रहा था, करने नहीं दिया गया उसको। वहां पर बहुत विरोध हुआ। वो सारी लड़ाई, आइंस्टाइन और टेस्ला की लड़ाई, यदि आप पढ़ेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग रीड है वो। फिर आइंस्टाइन के भी सब विरोधी हो गए, क्योंकि नया साइंस कोई देता है तो उसका विरोध उस समय होता है। स्ट्रिंग थ्योरी को आज सब लोग मान रहे हैं, उसको आइंस्टाइन ने जिस समय कहा तो उसको पागल कह दिया कि ये हो नहीं सकता, स्ट्रिंग थ्योरी कैसे हो सकती है।
या तो वेव होगा या पार्टिकल होगा, ये दोनों का एक दूसरे का बदलने वाला कैसे होगा? इसलिए साइंस कहां है, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे बढ़ रही है। जगदीश चंद्र बसु ने वनस्पति में प्राण है यह सिद्ध किया, उसके लिए यंत्र बनाया और उस यंत्र को बना करके उन्होंने स्थापित कर दिया कि वनस्पति में प्राण है। केवल ये नहीं, निकोला टेस्ला के पेपर यदि आप पढ़ेंगे 19वीं शताब्दी के अंत में, क्योंकि निकोला टेस्ला स्वामी विवेकानंद के साथ 7 दिन रहे थे,